क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज का संडे मेगा संडे करंट अफेयर है हमारा 27-28 नवंबर दोनों का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और मुझे ये नहीं समझ में आता 2 दिन का एक साथ करंट अफेयर बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, तो आप लोग कैसे डेली करंट अफेयर मिस कर सकते हो और ये सोच सकते हो कि यार मंथली ही कर लेंगे। अगर आप कर भी लोगे तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, एग्जामिनेशन में रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर जो है वहाँ डाउट रहेगा और नेगेटिव मार्किंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है मार्क्स कम हो जाते हैं। तो डेली करिए। जब मुझे 2 दिन बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा जो है मेहनत लग रही, तो आपको डेली देखने में तो बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेली देख के ही आपका बेहतरीन करंट अफेयर तैयार हो सकता है। साथ ही साथ जैसे मैं इंटरलिंकिंग करके कराता हूँ, आप लोग पढ़ाता हूँ, उससे आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का पेपर भी तैयार हो जाता है। तो डेली का जरूर देखिए। और मैंने कल जो है सैटरडे को जो है आपका वीकली पूरा करंट अफेयर दिया था मर्ज करके। अगर डेली नहीं देख पाते हैं, वर्किंग है, कोई भी कारण है, तो आप वीकली जरूर देख लीजिए। 4 बार वो आपका रिवीजन होता जाएगा और साथ ही साथ आप बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे करंट अफेयर से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेलीग्राम का चैनल आप लोग के साथ मैं साझा कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650347272 पर। हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आज टॉपिक हैं वो हैं 20, क्योंकि आज मेगा संडे करंट अफेयर है। देखिए पहला है हमारा ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेटर, कहाँ पे? दिल्ली। ध्यान रखना, अगर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेटर की बात हो रही है, दिल्ली इंडिया में सिर्फ अकेला मेट्रो है जो दिल्ली वाला जो ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन करता है। और रिवर सिटीज अलायंस कौन कर रहा है देखेंगे। नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में अश्वगंधा की लीव्स को यूज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। कम्युनिटी किचन स्कीम, कम्युनिटी किचन जो होती हैं इनकी स्कीम बनाई गई है कि ताकि ये जो गुणवत्ता हो सब कुछ जो है बनाए रखें। और हर्बर्ट बटलर, हरकोर्ट बटलर जो है, ये एचबीटीआई कानपुर, आपने नाम सुना होगा, उनके नाम पर ही है। तो इनके ये कौन थे, हिस्ट्री से पर्सनालिटी में इनको भी देखेंगे। भारत गौरव ट्रेन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये मतलब मैं आपको अगर एक लाइन में समझाऊं तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है टूरिज्म बढ़ाने के लिए। ठीक, गवर्नमेंट कैन रैशनलाइज द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो 4 या फिर 5 कह सकते हैं, जीरो मेरिट गुड्स के लिए जीरो है, 5%, 12%, 18% और 28% है, इसको रैशनलाइज किया जाए। तो उसके लिए कमिटी, एक ने संस्था ने जो है अपनी बताई है रिकमेंडेशन, देखेंगे। मनरेगा के लिए क्या फंड की कमी थी, कितना दिया गया, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ देखेंगे, इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे। ईडब्ल्यूएस कोटा, इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस कोटा से संबंधित जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ बात कही है, वो भी विस्तार से देखेंगे। अल्बेट्रॉस, ये एक पंछी होता है, इससे संबंधित क्या चीज़ हमें पर्यावरण में चेंज होने की वजह से इसके मतलब नेचर में, इसके जो रिलेशन में देखने को मिल रहा है, बड़े मज़ेदार है, देखेंगे। और स्वीडन की पहली प्राइम मिनिस्टर जो थी मैग्डालेना एंडरसन, इन्होंने रिजाइन कर दिया। स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ सकता है, तो इसको जो है शॉर्ट में देखा जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस, एक काफ़ी खतरनाक यहाँ पे क्वेश्चन निकाला गया सरकार की तरफ से कि क्या वाइफ को मारना, ठीक, पीटना, ये जस्टिफाइड है। काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है आपको जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं से, ये सरकार की तरफ से क्वेश्चन था, इस पर जवाब भी बड़े अजीबो गरीब आए हैं, मैं तो कहूँगा। वीमेन और मेन दोनों की तरफ से आए हैं, क्या क्या जवाब आए हैं, कौन सा स्टेट ज़्यादा इसको मानता है, कौन सा नहीं मानता है, सारी चीज़ें देखेंगे। स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व, सामरिक रणनीतिक ऑयल रिजर्व जो है भंडार से संबंधित जो है अभी क्या न्यूज़ है और कितना इंपॉर्टेंट है, मैप पे भी इसको देखेंगे, बनाकर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। स्वदेश स्कीम, इसके नाम से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जो है भारतीय बाहर गया हुआ, स्वदेश गया हुआ, लेकिन ये कुछ और है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक, ठीक, ये फैब्रिक बनाया गया है आज के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किस चीज़ से बनाया गया है, कौन संस्था बना रही है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए पूरा करंट अफेयर जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हालांकि मैं इसकी टाइमलाइन से आप लोग को टाइम चैप्टर्स देता हूँ, आप जाके वहाँ पे सीधे भी देख सकते हो, वो रिवीजन के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। दक्षिण शक्ति, अब दक्षिण शक्ति जो है संबंधित अगर आप थोड़ा वो दिमाग लगाएं तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन किसकी है, इंडिया की किसी और से या इंडिया में ही है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा वीडियो। मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी इंडेक्स पहली बार इंडिया में ये निकाला गया है, पहली बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए ये। और घरे बेरे, ठीक, घरे भरे बेरे करके जो है ये क्या चीज़ें हैं देखेंगे इसके बारे में। ये एक म्यूजियम है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, म्यूजियम है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसकी तो पूरी जो है इसका पूरा जो है पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ पर। क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए आरएनए बेस्ड होता है कोरोना, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पूरा A to Z, सिर्फ न्यूज नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को में सिलेक्शन लेने वाली जो है पूरी जनरल स्टडीज के लिए करंट अफेयर है ये। बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, एक एक चीज यहां पे समझा जाएगी और आसान भाषा में क्रिस्टल क्लियर की जाएगी। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो पहला टॉपिक है जीएस पेपर 3 से, इकोनॉमी। ठीक, ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन अभी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन लोग ने मिलकर अभी इनॉग्रेट किया अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन पिंक लाइन पे। दिल्ली में कई सारी ब्लू लाइन, आपका मेजेंटा लाइन, पिंक लाइन, येलो लाइन, ये सारी लाइंस है ना मेट्रो स्टेशन की, उसी में पिंक लाइन पे जो है भी ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन हो गया। मतलब जो ट्रेन होती है वो किसी ड्राइवर, मतलब ह्यूमन के द्वारा नहीं चलाई जाती, अपना जो है ऑटोमेशन में चल रही है। ठीक, तो अब ये यहाँ पे पिंक लाइन पे भी कर दिया गया। मेन चीज़ जो है वो ये है कि इससे पहले ड्राइवरलेस पहली ट्रेन जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने दिसंबर 2020 में मैजेंटा लाइन पे चलाई गई थी। ठीक, और सबसे ज़्यादा जरूरी जो फैक्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाला है, मैंने देखे पॉइंट भी कर रखा है, तो उसमें यह है कि दुनिया में दिल्ली मेट्रो ऐसा फुली ऑटोमेटेड नेटवर्क हो गया है जिसमें 97 किलोमीटर फुली ऑटोमेटेड नेटवर्क हो गया है, जो कि दुनिया में चौथा लार्जेस्ट है। और सिर्फ अकेला ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन है इंडिया में। ये फैक्ट जो याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो जो है 97 किलोमीटर्स कर फुली ऑटोमेटेड करके दुनिया का 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड में बन गया है। और दिल्ली जो है आपका सिर्फ अकेला ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन करता है पूरे भारत में। ठीक, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो दिल्ली मेट्रो है वो एंटर कर गया है दुनिया के 7% मेट्रोज में, जिसने अपना फुली ऑपरेशन चालू कर दिया है फुली ऑटोमेटेड मोड में। ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन करने से क्या है भैया, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, ये ऐसे के लिए आ सकता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें आप देखोगे कि ह्यूमन वर्सेस मशीन की एक तरीके से, तो ऐसे के लिए से संबंधित ऐसा कुछ टॉपिक आ सकता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, एग्जाम में जब आएगा तब आपको मेरी बात याद आएगी, इसलिए इससे पहले इसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन करने से क्या होता है कि भैया ट्रेन के ऑपरेशन बढ़िया होते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन, हस्तक्षेप जो हो रहे हैं, एरर्स जो ह्यूमन की होती हैं वो सब कम हो जाती हैं और इससे मतलब काफ़ी फ़ायदे होते हैं। लेकिन आप चीज़ बताइए, अगर ह्यूमन नहीं है इसमें, ठीक, मान लीजिए कोई बीच में फंस गया, ठीक, उस दरवाजे में या फिर कहीं फंस गया, तो क्या मशीन ये आइडेंटिफाई कर पाएगी कि मुझे रोकना है? ठीक, क्या मशीन के पास में वो एम्पैथी है, क्या वो कंपैशन है? तभी तो जीएस पेपर 4 डाला गया है हमारे सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में, वो जरूरी है ये सारी चीज़ें। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें अभी जो है हमारी मशीन्स नहीं कर पाती हैं, चीज़ों को नहीं अभी इतने बढ़िया से कर पाती जैसा कि ह्यूमन माइंड कर पाता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जीएस पेपर 3 से इन्वायरमेंट से संबंधित है। देखिए, रिवर सिटीज अलायंस बनाया जा रहा है, दुनिया का पहला इस तरीके का अलायंस बनाया जा रहा है, गठबंधन बनाया जा रहा है। 2 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो जल शक्ति मिनिस्ट्री हमारी और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें क्या है कि जो भी सिटीज हमारी नदियों के तट पे हैं, ठीक, मतलब ये एक मान लीजिए रिवर है तो इस पे ये वाली एक सिटी है, तो उसी तरीके दूसरी नदी पे जो है सिटी, जो भी सिटीज आपकी रिवर्स पे स्थित हैं, वो लोग आपस में विचारों को एक दूसरे के सामने रखेंगे, चर्चा करेंगे और एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से सतत प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा सके अर्बन रिवर्स का। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? देखिए, रिवर्स ही वो चीज़ है जिससे हमें पानी मिलता है, इसी में सारा जो है गंदा जो है पानी हम डालते भी हैं। ठीक, तो रिवर्स सस्टेनेबल होना जरूरी भी है, नहीं तो क्या होगा भाई साहब, हमें जल ही नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे रहेगा?
ठीक। और आजकल आप देख ही रहे हो, जैसे अभी यमुना में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है झाग सफ़ेद सफ़ेद बन गया था, तो वो सब गंदगी है, पॉल्यूशन है। ठीक। और पॉल्यूशन अगर इतना रहेगा रिवर्स में तो कैसे भैया सिटी सर्वाइव कर पाएगी, इसलिए ये सारी चीज़ें करी जा रही। काफ़ी बड़ा इसका महत्व है इसके पीछे। अलायंस जो है वो 3 जो है ब्रॉड थीम्स पर वर्क करेगा। एक तो नेटवर्किंग, पानी की नेटवर्किंग, वो सारी चीज़ें कैसे जो है रिवर से आ रहा जा रहा है। क्षमता बढ़ाएगा। क्षमता किसकी बढ़ाएगा? रिवर की तो बढ़ा नहीं सकता। जो वाटर ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें प्लांट्स हैं उनकी क्षमता बढ़ाएगा कि भैया अच्छे से पानी इतना साफ सुथरा डाला जाए कि जो है रिवर सस्टेन कर पाए। उसका एक्वेटिक जो जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो सर्वाइव कर पाए। और टेक्निकल सपोर्ट, भैया टेक्नोलॉजी तो चाहिए चाहिए, तो बिना टेक्नोलॉजी कैसे कर पाओगे? स्मार्ट वर्क और जो है अच्छे तरीके से डेटा निकालना, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसका सचिवालय जो बनाया जाएगा, जो आपका ये अलायंस का सचिवालय बनाया जाएगा, वो कहाँ पे बनाया जाएगा? आपका NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स में बनाया जाएगा, विद NMCG के सपोर्ट के साथ में। ठीक। अच्छा, कौन कौन सी सिटीज़ हैं? ये सिटीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को एक बार पढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि भैया मैपिंग करो, जाओ मैप बुक खोलो, हाईलाइट करो, चाहे जो है हाईलाइटर से या जैसे भी, या फिर आप जो है रिवर के नाम लिखो इनके सामने कि भैया देहरादून है तो कौन सी रिवर जा रही है, हरिद्वार है तो हरिद्वार या गंगा है, सीधी सी बात है, ऋषिकेश भी गंगा है। ठीक। आपका श्रीनगर है तो कौन सी रिवर जा रही है, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना। अगर आप यूपी से तैयारी करना है तो इसमें जो जगहें आपकी सिटीज़ यूपी से संबंधित है, अयोध्या, बिजनौर, फरुखाबाद, ठीक, कानपुर हो गई। ये आपकी अयोध्या से कौन सी आती है? आपका सरजू रिवर जाती है। कानपुर में आपका गंगा जाती है। मथुरा, वृंदावन, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी। ठीक। फिर उसके बाद ये औरंगाबाद शायद वहाँ वाला है, मुंबई वाला, सॉरी महाराष्ट्र वाला। और चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर, विजयवाड़ा। इन सबके सामने कम से कम रिवर कौन सी, वो तो लिखो ही लिखो। हो सकता है पूछ ले, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन तो बिल्कुल पूछ सकता है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों सारी चीजें होती है, उस तरीके से बनाकर इनडायरेक्टली आपकी समझ को टेस्ट करने के लिए यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है, जीएस पेपर 3 का इंपॉर्टेंट है। देखिए जेवर। ठीक। अब देखो क्या है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है न्यू दिल्ली में, उसमें जो है कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक। तो ठीक उसी तरीके से जैसे कि रोड बनती हैं, रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होने लगता है तो उसके साइड में कुछ बाईपास बना दिया जाता है, वैसे ही एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था आईजीआई को कि भैया इसको डीकंजेस्ट कर सके, यहाँ का ट्रैफिक कम कर सके, इसका ट्रैफिक जो है थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा सके एनसीआर रीजन में ही, नेशनल कैपिटल रीजन में। तो जेवर जो कि जो है ग्रेटर नोएडा इधर साइड में है आपका नोएडा में, तो वहां पर अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने जेवर एयरपोर्ट की जो है आपका आधारशिला रखी है। ठीक। और जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जेवर एयरपोर्ट बनने से, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से, ये भारत के, उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स गेटवे हो जाएगा। मतलब आदान प्रदान, जो निर्यात आयात, ये सारी चीज़ें जो है लॉजिस्टिक्स आपका जो है बन जाएगा आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत का। और ये एक्सपोर्ट सेंटर की तरह काम करेगा। एमएसएमई जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मदद करेगा। अच्छा, एमएसएमई जो है आपको अगर देखा जाए तो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन है। सबसे ज़्यादा रोजगार, सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा गुड्स यही बनाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। अच्छा, ये इसका पहला फेज़ जो होगा जेवर एयरपोर्ट का, वो 2024 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें अभी सिंगल रनवे होगा और पैसेंजर टर्मिनल होगा, जिसमें करीबन पूरे साल में 1.2 करोड़ लोगों को जो है ये इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक। और ये 4 फेज में रहेगा आपका 2040 तक, 4 फेज तक ये पूरा होगा। पहला फेज कब खत्म हो रहा है? 2024। यही क्वेश्चन पूछ लेगा स्टेट पीसी यूपीएससी में, यूपीपीएससी में। ठीक। तो ये चीज़ें, और जब 2040 में ये 4 फेज में कंप्लीट हो जाएगा तब ये 7 करोड़ पैसेंजर प्रति ईयर जो है ये कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक। डीकंजेस्ट करना चाहता है आपका ये दिल्ली एयरपोर्ट को, जहां पर अभी 2024 तक ये देखा जा रहा है कि 11 करोड़ पैसेंजर जो है इसको करेगा, मतलब कैपेसिटी इसकी हो जाएगी, या फिर इतने लोग जो है यहाँ से उड़ान भरेंगे आएंगे। ठीक। और जो है ये एयरपोर्ट जो है जेवर वाला, इसको डेवलप कौन कर रहा है? ये डेवलप कर रहा है स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, कौन कर रहा है? ये याद रखना, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी इसको डेवलप कर रहा है।
ठीक। और देखिए इसके ये तो हो गया आपका एयरपोर्ट संबंधित जो अभी यहाँ न्यूज़ में था। साथ ही साथ आप लोग के लिए होमवर्क है, जो होमवर्क मैं रोज देता हूँ, प्लीज़ इसको कंप्लीट करते चला करो। सारी चीज़ें आपको जो है A to Z आपकी हो जाएंगी। बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए, हो ही नहीं सकता। उड़ान स्कीम, ठीक है ना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है, उड़े देश का आम नागरिक वाली स्कीम जो है, इसके बारे में जरूर पढ़िए। और ड्रोन पॉलिसी, ठीक, ये मैंने पीछे पढ़ाई थी, इसको आप लोग जाके देख भी सकते हैं, नहीं तो बताइएगा, इस पर फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक। अगला जो टॉपिक है हेल्थ इश्यूज से संबंधित है। देखिए अश्वगंधा, अश्वगंधा जो एक आप लोगों ने सुना होगा मेडिसिनल प्लांट होता है, तो उसकी कुछ पिक्चर इस तरीके की है, देखिए। अच्छा ये क्या है कि जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं क्या हूं कि आपके लिए आपको ये बता भी रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना, नोट्स बना सकते हो। अश्वगंधा ये रहा आपका, ठीक। इसकी पत्तियां जो हैं, यहां पर क्या हुआ कि आयुष मंत्रालय ने पीछे एक नोटिफिकेशन निकाला था कि इसकी पत्तियों को का यूज जो है ASU में, यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में यूज नहीं किया जाएगा, ठीक। ये बात कही गई। देखिए ऊपर जो लिखा वो तो लिखा है, यहाँ पे नोट्स के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो आयुष मिनिस्ट्री ने कहा कि इसकी पत्तियों का यूज जो है हम लोग आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, जो लोग यहाँ इससे संबंधित जो है ड्रग्स बनाते थे, मेडिसिन बनाते थे, वो सारे इंडस्ट्री वाले पहुंच गए आयुष मिनिस्ट्री के पास और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि यार ऐसा मत करो, कम से कम कुछ इस पे वार्तालाप करो, कुछ इस पे साइंटिफिकली देखो, तो बातचीत मतलब ऐसे बंद मत करिए, ठीक। तो अब इस बातों को इनका संज्ञान लेते हुए, इंडस्ट्री जो ये ड्रग्स बनाने वाले हैं, इनकी बातों का भी संज्ञान लेते हुए, इनकी बातों का रिस्पेक्ट करते हुए, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आयुष मिनिस्ट्री ने अब कहा है कि हम एक एक्सपर्ट ग्रुप बना देते हैं, एक विशेषज्ञ समूह बना देते हैं, वो जो कि ये बताएगा कि क्या यूज लीव्स का, अश्वगंधा की लीव्स का यूज होना चाहिए आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की मेडिसिन बनाने के लिए। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को पीछे अभी जो है आयुष मिनिस्ट्री के लिए वो भी दिया था होमवर्क कि आप जाइए आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट खोलिए, वहां पे क्या क्या चीज़ें देखनी है, बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ और बताता रहूंगा, क्योंकि यहीं से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक। क्या अबाउट अस, ठीक, प्रोग्राम, स्कीम, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये जरूर 3 चीजें तो कम से कम आपको देखनी ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने कहा एक्सपर्ट ग्रुप बना देंगे और एक्सपर्ट ग्रुप ये रिकमेंड करेगा, सिफारिश करेगा कि भैया हाँ यूज करनी है लीव्स की नहीं करनी है, किस बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे, वैज्ञानिक एविडेंस पे करेगा, ठीक। कि हाँ भैया कोई हाँ मतलब इसका प्रभावशाली है, प्रभाव करता है इस अश्वगंधा की लीव्स की, तो आप करो या ना करो, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने देखिए नोट्स के तरीके से बताई। कहीं आसान नहीं है, देखो कितने शब्द लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्दों में खत्म कर दिया, इतना बड़ा, बताओ इससे बढ़िया क्या नोट्स बनाने का तरीका है क्या? यही चीज करनी है आप लोगों को भी, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है आपका सामुदायिक रसोई योजना। GS पेपर 2 में हेल्थ इश्यूज संबंधित यहाँ पे देखें तो सेंटर जो केंद्र सरकार है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है फूड सेक्रेटरीज का, ध्यान समझिएगा, एक ग्रुप, एक समूह बना दिया है खाद्य सचिवों का, जो कि ये बताएगा, अच्छा ये सचिव कहाँ से आएंगे, आपके राज्यों से आएंगे, स्टेट से आएंगे, ठीक। अलॉन्ग विद सीनियर ऑफिसर, इसमें कुछ होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, जो कि ये बताएंगे कि क्या फ्रेमवर्क रहने वाला है कम्युनिटी किचन स्कीम का, कि मतलब किस तरीके से सामुदायिक रसोई योजना जो है काम करेगा, किस ढांचे पे काम करेगा, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देगा, क्या क्या चीज़ें उसे जो है अभी नहीं करता है तो करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए, ठीक। तो अब देखिए ये जो समूह है खाद्य सचिवों का, इसमें कौन कौन लोग होंगे, 8 स्टेट से फूड सचिव इसमें आएंगे। कौन सा, केरल राज्य, इसको ऐसे नहीं समझते, इसको ऐसे समझते हैं आपका, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, ये आपका ये मतलब रफ डायग्राम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। ये बन गया आपका। अब इसमें आप ऐसा देखो, एक हो गया केरला, फिर आपका हो गया यहाँ पे उड़ीसा, फिर आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर आपका हो गया गुजरात, फिर आपका हो गया आसाम, ठीक है, फिर आपका हो गया बिहार, ठीक है, और उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक, और आपका जो है मध्य प्रदेश, फिर आपका हाँ मध्य प्रदेश। तो ये आपके 8 स्टेट हो गए, गुजरात, MP, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपका उड़ीसा, केरला और आसाम।
तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ना कि नहीं है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसमें जो इस ग्रुप जो ऑफ फूड सेक्रेटरीज है, इसको लीड कौन करेगा? मध्य प्रदेश के जो फूड सेक्रेटरी होंगे वो करेंगे। ठीक, सो मैं मैप का जो है पिक्चर बना के, ये सब डायग्राम बना के जो है जरूर यूज़ करिए। वो जो आप लोग कहते हो ना एग्जाम में सर भूल जाते हैं, वो चीज़ें जो है नहीं होंगी इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जो ये ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का जो है गठन किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, तो ये किसने बताया है, किसने अनाउंस किया है? जो हमारे मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने बताया है कि जो है कम्युनिटी किचन किस तरीके से काम करें, और जैसे कि किस तरीके से काम करना है, सिंपल तरीके से, सरल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और लोगों के लाभ के लिए काम करें। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए कि धीरे से 2-3 पैकेट बेच रहे हैं रोज, ठीक, 2-3 हज़ार या जो भी है। तो कम्युनिटी किचन को रन किया जाना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, जैसे ये कोट है, ये कोड जो है किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने, डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक, तो उसी तरीके से इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो इम्प्रोवाइज करते हुए बताया है कि कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी किचन जो है समुदाय के द्वारा है, समुदाय के द्वारा रन किया जाता है और समुदाय के कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक, और ये 4 जो स्तंभों पे काम करेगा: गुणवत्ता यानी क्वालिटी, स्वच्छता यानी हाइजीन, और विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जो है आपकी क्या है? ये रिलायबिलिटी, और स्पिरिट ऑफ सर्विस यानी कि सेवा की भावना से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कम्युनिटी के द्वारा, कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, साथ ही साथ गुणवत्ता, स्वच्छता, विश्वसनीयता हो गई और सेवा की भावना। और इन सब के पीछे लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है इन सब चीज़ों को करने के लिए? कि कोई भी भूखा ना सोए। ये चीज़ इनको कम्युनिटी किचन को इंश्योर करनी है। इट विल हेल्प अस रियलाइज द गोल दैट नो वन स्लीप्स हंग्री, क्योंकि भारत जो है हंगर वाले इंडेक्स पे काफ़ी पीछे है। कमेंट करके बताइए किस नंबर पे है, क्या है उसकी रैंकिंग, और ये हंगर इंडेक्स जो है कौन पब्लिश करता है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री संबंधित। सिंपल सा एक है कि हरकोट बटलर जो है, HBTI कानपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये, और इसकी सेंटेनरी यानी कि 100 साल अभी पूरे हुए थे, तो इसलिए इसको जो है प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया है काफ़ी। और ये हरकोट बटलर जो थे ये गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंस। आज का जो उत्तर प्रदेश है उसका पहले यूनाइटेड प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, और इसको स्वायत्त दर्जा दिया गया था, विश्वविद्यालय बनाया गया था। हरकोट बटलर, ये देखिए इनकी शक्ल किससे मिल रही है आप लोग को? मुझे तो अनुपम खेर जी से लग रही है, मिल रही है। खैर, तो जोक्स अपार्ट, इसमें क्या है कि स्पेंसर हरकोट बटलर जो हैं ये ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के। ठीक, जैसे IAS PCS आजकल होते हैं, IAS होते हैं, वैसे ही उस समय भी थे। और ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो कि बर्मा में थे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके, और फिर बाद में गवर्नर बने बर्मा के। बर्मा क्या है आज जो है ये म्यांमार है। ठीक, पहले इसको बर्मा कहते थे, और ये फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा आउथ के बने 1821 में। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। मेन को चीज़ जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे समझ में आता है कि UPSC पहले पूछ भी चुका और दोबारा भी पूछ सकता है कि भैया, और मैं भी पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कि गवर्नर और वॉयसराय के बीच में क्या डिफरेंस है? हल्का सा डिफरेंस है। 1857 के बाद में वॉयसराय बोला जाने लगा, तो वो क्या था और पहले गवर्नर क्या थे? मतलब दोनों में के बीच में डिफरेंस क्या बता सकते हैं आप? थोड़ी सी मेहनत करिए, ये मेहनत आपके काम आएगी, ध्यान रखना। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 3 में इकोनॉमी संबंधित जो अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत गौरव ट्रेनें। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है इंडियन रेलवेज के द्वारा कि भाई साहब, हमें अपना टूरिज्म, पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना और आकर्षित बनाना है। इसके लिए हम प्राइवेट प्लेयर्स को बुला रहे हैं कि आओ, ठीक, जो है भारत गौरव ट्रेन चलाओ, ऑपरेट करो, संचालित करो। साथ ही साथ किस बेसिस पर? थीम आधारित जो सर्किट्स हैं, जैसे कृष्णा सर्किट है, ठीक है ना, आपका बुद्धा सर्किट है, तो इन जो है थीम बेस्ड सर्किट्स पे प्राइवेट प्लेयर्स को आप बुलाया जा रहा है कि आओ संचालित करो, ताकि जो है टूरिज्म बिजनेस बढ़ाया जा सके। इंडियन रेलवेज का ये कहना है। हालांकि यहाँ पर कोई भी चला सकता है इसे, ठीक, प्राइवेट प्लेयर्स ही चलाएं ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ, वाइल एनी एंटिटी कैन रन दीज ट्रेन, कोई भी ट्रेन, ये जो ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन को कोई भी संचालित कर सकता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। लेकिन पॉलिसी जो है, जो ये पॉलिसी है भारत गौरव ट्रेन को चलाने की, वो इस पे ऑपरेटेड है, टारगेटेड है, लक्षित है कि भैया टूर ऑपरेटर्स,
को बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक, इस पॉलिसी जो है ये ऑफर करती है ऑपरेटर्स को राइट ऑफ यूज़। मान लीजिए आपको भारत गौरव ट्रेन दिया गया, ठीक, किसी प्लेयर को दी गई ABC को, तो उनको कहा जा रहा है कि राइट ऑफ यूज़ आपको दिया जा रहा है। क्या कि भैया जो भी रैक लगेंगी, इसमें रेक बोलते हैं इसे, रैक आप लोगों ने अगर वैसे ना सुना हो तो आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने मालगाड़ी देखी होगी, तो मान लीजिए उसमें सीमेंट आ रहा है, तो उसको रेक बोलते हैं, भैया रैक लग रही है और रैक में जो सीमेंट जो है उसको हम उतारेंगे या फिर रखेंगे, तो डाउनलोड अपलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से राइट ऑफ यूज़ है कि आप रैक भी लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी उदारीकरण और सिंपल बनाया गया है ऑपरेशंस को, और जो ये ऐसा कर दिया गया है, जो पहले काम IRCTC करता था, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, वो अब जो भी ऑपरेटर रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स हो, कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट जो भी ऑपरेट करेगा उसको राइट ऑफ यूज़ दिया जाएगा। भारत गौरव नीति क्या है? ठीक, भारत गौरव नीति क्या है? ट्रेन तो आपने देख ली। भारत गौरव नीति यह है कि कोई भी ऑपरेटर या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, वर्चुअली कोई भी हो, वो जो है पट्टा करा सकता है, यानी कि किराए पे ले सकता है ट्रेन को इंडियन रेलवे से। आओ भैया, रेलवे हम तुम्हें जो है लीज पे देंगे ट्रेन्स, तुम इनको थीम बेस्ड सर्किट पे चलाओ। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया, कृष्णा सर्किट, बटा सर्किट, इस तरीके से। और जो है आप इस स्पेशल टूरिज्म को बढ़ावा दो, ये चीज़ है। जो टेन्योर होगा वो कम से कम 2 साल का होगा, मैक्सिमम जो है कोडल लाइफ जो होती है कोच की, वहाँ तक ये चलेगा। इस पे फ्रीडम होगी ऑपरेटर को कि कहाँ पे रूट, उसका क्या रूट होना चाहिए, इसकी फ्रीडम होगी उसे। हॉल्ट कहाँ रुकना है, क्या सर्विसेज देनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भैया किराया भी तय कर पाएगा जो भी ऑपरेटर रहेगा। ये एक चीज़ देखने वाली है। प्राइवेट संस्था आई तो वो किस पे काम करती हैं? सोल मोटिव क्या होता है, सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? ये होता है प्रॉफिट। तो अब किराया भी तय करेंगे, तो अब क्या इसमें क्या कोई गरीब आदमी भी चढ़ पाएगा? ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक, तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, GS पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। गवर्नमेंट कैन रैशनलाइज GST रेट स्ट्रक्चर। ठीक, अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने बोला है ये, और एक ग्रुप बनाया है, ठीक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ठीक, अभी GST काउंसिल की मीटिंग हुई, उसके बाद जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड जो है वो हैं CM, कर्नाटक के CM बसवराज S बोम्मई। इनको बोला गया कि भैया कुछ जो है युक्तिकरण किया जाए टैक्स रेट्स का। ठीक, 5, 12, 18, 28 ये 4 रेट हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये GST काउंसिल के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बोला कि कुछ भैया बताओ कि कुछ हम मर्जर कर सकें, जोड़ दें, मतलब 12, 18 को हटाकर एक कोई बना दें। तो इस तरीके से जो है कुछ हम डिफरेंट टैक्स स्लैब बनाना चाहते हैं, दिसंबर तक आपको बताना है, ताकि हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सके। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि राजस्व बढ़ा सके, इस तरीके से बताओ। ठीक, तो यहां पर इस संदर्भ में एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक, ये एक स्वायत्त संस्था है, थिंक टैंक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही। तो इन्होंने ये एक सजेशन दिया है। सजेशन ये दिया है कि भाई साहब, आपका जो ये 5, 12, 18 और 28 है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो कि 8% कर दो 5 वाले को, इन दोनों को जोड़ के आप 15% कर दो, मतलब इसको 1 कर दो। ठीक, और 28 वाले को 30% कर दो। तो ताकि जो है जो 4 जो टैक्सेस थे अलग अलग, ये 3 टैक्सेस में तब्दील हो जाएं। ठीक, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसको रैशनलाइज किया जाए, लेकिन राजस्व बढ़ना चाहिए। समझ में आई बात? बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये क्यों बात कह रही है कि बढ़ना चाहिए? वो इसलिए कह रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब से GST आया 1 जुलाई 2017 से, तब से ये हुआ कि जो न्यूट्रल रेट था, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट था पहले, ठीक है ना, जो भी रेवेन्यू आता था, अगर आप कई सारे ABCD 10, 15 जितने भी प्रोडक्ट्स पे मान लीजिए आप टैक्स लगाते थे, तो रेट जो है किसी भी ज़्यादा था किसी भी कम था, तो करीबन 15.5% होता था। लेकिन GST के आने के बाद क्या हुआ कि वो रेट कम हो गया और 11.6 कर दिया गया, 6 हो गया। मतलब आप यहाँ पे भी देख लो ना, 5, 12, 18 और 28 हो रहा है। तो कुल मिला के हर जगह जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे लगा के भी क्या हो रहा है कि अगर पूरा कंप्लीट देखा जाए, ठीक, औसत निकाला जाए, तो 11.6 हो गया। तो एक तरीके से रेट और गिर गया। तो अब इसका यहाँ पे कहा जा रहा है ठीक है, हम 5, 12, 18, 28 4 की जगह हम कुछ मिक्स मर्जर करना चाहते हैं, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया गया है, लेकिन राजस्व बढ़े, ये एक छोटी सी, मतलब एक उनका पीछे का इसका रीज़न है बनाने का। ठीक, तो इसमें जो है ये 3 रेट स्ट्रक्चर जो है हो सकता है कि आगे
रेवेन्यू न्यूट्रलिटी को पाने के लिए किया जाए। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी क्या है मतलब? रेवेन्यू न्यूट्रलिटी ये है कि भाई मान लीजिए 12, 5, 12, 18 जो है और 28 को जोड़ के मान लीजिए अगर 100 रुपये का टैक्स मिलता था, तो कम से कम अगर हम रैशनलाइज भी कर दें तब भी 100 से कम ना हो, 100 या फिर उससे ज़्यादा तो होना चाहिए। तो रेवेन्यू क्या रहा? न्यूट्रल रहा। ठीक, तो अलग से भी यूपीएससी, अब देखो आप लोग कहते हो ना इकोनॉमी में ज़रा बड़ा दिक्कत होती है, ये ऐसे ही टर्म्स को यहाँ पर पूछ लेगा, आपको बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश करेगा। ठीक, तो अगर आपने यहाँ पे मेरे लेक्चर सुने हुए हैं जिसमें मैं एक एक चीज़ें बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स, ठीक, वाई क्यों पूछ कोई चीज़ हो रही है, सारी चीज़ें इंटरलिंकिंग, ठीक, ताकि आपका बैकग्राउंड जो है जीएस का वो भी आपको आ जाए, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को फ़ायदेमंद होंगी बहुत ज़्यादा। ठीक, तो आपका ये देखिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है क्या नाम था उसका? NIPFC। ठीक, समझ में आ गया ना पूरा कि नहीं आया? अगर आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और जो आंसर्स मैं पूछ रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मनरेगा, मनरेगा क्या होता है? डिमांड बेस्ड यहाँ पे काम होता है। ठीक, डिमांड हुई तो उन्होंने जो है सरकार क्या करती है, बजट में कुछ पैसा देती है, मतलब एस्टिमेट के हिसाब से कि इतनी डिमांड तो आती है भाई। ठीक, तो दे दिया उसने पैसा, लेकिन क्या हुआ, डिमांड जो है अब पीछे कोरोना और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लोग कहीं जा नहीं पाए, अपने घरों में ही ज़्यादा गांव में रहते हुए काम ज़्यादा हो गया। तो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसने पैसा जो है एक्सपेंडिचर कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार से उसको पैसा मिलेगा। ठीक, तो लेकिन अभी पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, वेजेस देने के लिए जो है पैसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ठीक, और साथ ही साथ जो काम भी है वो अब आगे अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्यों अलॉट करें भाई, जब अभी पैसे ही नहीं है हमारे पास देने के लिए, तो हम आगे काम क्यों अलॉट करें? तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो जो है डिले हो रहा है, वेतन जो ऑलरेडी काम हो गया उसमें जो भी जो है जिन लोगों ने काम किया है उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। ठीक, और दूसरा जो है आगे काम भी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, जब कोई काम, मनरेगा एक्ट में ये कहा गया है कि भैया अगर कोई काम मांगता है तो ये लीगली जो है ये हमें करना पड़ेगा कि हमें उसे काम देना है। ठीक, और अगर काम मांगने के 15 दिन तक हम नहीं दे पाते हैं उसको काम, तो क्या है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ है कि सरकार, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार है, उसने 10,000 करोड़ रुपए एडिशनल फंड दिए हैं, मनरेगा के अंतर्गत एलोकेट किए हैं। अच्छा, मनरेगा ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? रूरल यानी ग्रामीण डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ठीक, हालांकि ये 10,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी करीबन जो है 9,888 करोड़ रुपए कम है। ठीक है ना, तो 76,340 हो गया, लेकिन अभी भी आपका 86,000 करोड़, तो ये डिफरेंस जो है यहाँ पे अभी भी कम है 10,000 एक्स्ट्रा पैसा देने के बाद भी। ठीक, और इसकी वजह से क्या है कि आपका वेजेस, मटेरियल और ये सब कुछ डिले हो रहा है, वेजेस और जो है काम भी आगे नहीं दिया जा पा रहा है। ठीक, 1170 करोड़ रुपए का तो वेतन ही जो है पीछे है, मतलब अभी नहीं दे पाए, डिले चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मनरेगा में ये है कि आपको एश्योर्ड रोजगार मिलेगा। मैनुअल, ठीक, मैनुअल अनस्किल्ड वर्क के लिए होता है। मनरेगा के लिए बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, वैल्यू एडिशन है ये। मैनुअल अनस्किल्ड वर्क होता है, गड्ढा खोदो, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ इसमें यह है कि आपको जो है वीमेंस के लिए जो है 33% का इसमें जो है रिजर्वेशन है। ठीक, साथ ही साथ जो है इसमें मैंने अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता भी आप लोगों को बता दिया, 15 दिन तक अगर काम नहीं दे पाते हैं तो ये देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसका जो आपका है कि कम से कम साल में 100 दिन का जो है कार्य आपको मनरेगा के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति को मिल सकता है। ठीक, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत मनरेगा काम करता है। अच्छा, मनरेगा में मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार कमेंट करके बताइएगा, सेक्शन 10 है या फिर 17 है जिसके अंतर्गत सोशल ऑडिट की भी बात करी जाती है। सोशल ऑडिट मैंने आप लोगों को अभी कल परसों नरसों में बताया था, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, देखिए मैं कुछ आप लोगों से पूछता हूँ, ये जरूरी है क्योंकि स्पून फीडिंग से जो है काम नहीं चलेगा, स्पून फीडिंग करने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, साफ स्पष्ट भाषा में बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ से बोलता रहूँ, आप लोग कुछ भी अपना दिमाग ना लगाएं, इससे जो है सिलेक्शन नहीं होगा।
मैं नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आप लोग भी साथ में करते रहो, आप लोग जवाब देते रहो, आप लोग भी इंटरेक्ट करते रहो, ताकि लगे, आपका भी दिमाग लगे, आपका भी दिमाग चले, ताकि आखिरी में एग्ज़ाम में आप ही बैठोगे तो आप ही दिमाग चलाकर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाओ। मेरा मेन काम है आप लोग के साथ में गाइडेंस, आपको जो भी रेलेवेंट चीज़ें वो देना, ताकि आप लोग भटको नहीं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लोड है, काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो क्या करती हैं भाई, वहाँ पे काम तो हमारे आपके जैसे ही लोग करते हैं ना यार। ठीक, बस उनके पास टीम बड़ी है और मेरे पास आप ही लोग मेरी टीम हो। तो आप लोग, हम लोग को एज ए टीम काम करना है और साथ में जो है आगे बढ़ना है, तभी तो नाम है ना कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। तो ध्यान रखिए और इसको जो है आगे बढ़ाइए। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो आपके भले के लिए है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक, जो भी मैं पूछ रहा हूँ भैया कमेंट को तो करने की कोशिश करो ना यार, टाइम निकालो। आपके पास टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता, टाइम नहीं है। जितना मैं कहता हूँ मोबाइल या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, आप खुद एक दिन थोड़ा टाइम बैठ के देखो कितना टाइम आप जो है ज़ाहिर कर देते हो बेकार की चीज़ों में। उससे बढ़िया आप यहाँ पे वीडियो देख कर और कमेंट के लिए अलग से टाइम निकाल लो, तो जो है आपका ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में, कन्फर्म है, गारंटीड। ठीक, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो देख लेते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के से संबंधित जो है EWS कोटा स्टार जो है, ये आपका वो है टॉपिक है ऑफ द डे है, स्टार टॉपिक। ठीक, एक ये और एक ओमिक्रॉन जो आखिरी में पढ़ाऊंगा, ये दोनों स्टार टॉपिक हैं, जरूर पूछा जाएगा इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन। देखिए EWS कोटा जब लाया गया, ठीक, तो संशोधन आया था आपका 103वां। ठीक, संवैधानिक संशोधन किया गया 103 का। उसमें एक आ गया कि भैया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, आर्टिकल 15 में कुछ संशोधन किया गया और ये कहा गया, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि पब्लिक आपका भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जो है कई सारी चीज़ों पे। आर्टिकल 16 में एक आ गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है रिजर्वेशन रहेगा। ठीक, लेकिन इन सब में जो है इकोनॉमिक जो है क्राइटेरिया, आर्थिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। ठीक, उसमें एक आ गया था कि भैया एजुकेशनली और सोशली, ठीक है ना, शैक्षिक और जो है सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, उन्हीं लोग को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा लाया गया वो लाया गया आपका सामान्य जो वर्ग हैं, जनरल वर्ग जो हैं, उनके लिए। ठीक, ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो 100 में से जो है आपका करीबन 8% तो भाई साहब ये इसमें आ जाता है एसटीज़ का। ठीक, एसटी लोगों का 16% करीबन जो है आपका एससी लोगों का हो जाता है, 27% जो है ओबीसी का जाता है। ठीक, तो मोटा मोटी अगर आप पूरा जोड़ के इसको देखेंगे तो जो है 50% जो है बचता है सामान्य वर्ग का। तो सामान्य वर्ग में से 10% जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का रिजर्वेशन रखा गया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे। पब्लिक बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, प्राइवेट नहीं। ठीक, तो इस पब्लिक, अच्छा एक और भी होता है रिजर्वेशन, वो होता है पीपल विद डिसेबिलिटी वाले दिव्यांगजनों के लिए भी, ये 4% का है। ठीक, लेकिन ये सब में हो सकता है, मतलब इस तरीके से है, तो इसको अलग, तो मतलब ये है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी एक केस में कि भले ही 50 वाले जो है कम हो जाए, लेकिन पब्लिक पीपल विद डिसेबिलिटी वाले जो है उनको 4% का कोटा जरूर मिलना चाहिए। खैर EWS कोटा जो है 10% जो है इस 50% में से सामान्य वर्ग वालों में से देना था। लेकिन इसमें एक जो क्राइटेरिया रखा गया कि भैया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कौन। ठीक, तो उसके लिए जो है जो केंद्र ने एक सबसे कई सारे क्राइटेरिया थे, उसमें से एक क्राइटेरिया था कि 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए एनुअली। समझ में आ रही बात, तो 8 लाख से ज़्यादा नहीं इनकम होनी चाहिए। तो इस पे क्या हुआ कि अभी पीछे नीट का जो एग्जाम होता है ना आपका, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो देते हैं, तो उन्होंने जाके जो है चैलेंज कर दिया, जो है जो 29 जुलाई नोटिफिकेशन आया, 29 जुलाई को नोटिफिकेशन अधिसूचना कि 27% का कोटा होगा ओबीसी का और 10% का कोटा होगा EWS का ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी में। ठीक, तो इसके खिलाफ जो है नीट के एस्पिरेंट कुछ चले गए कोर्ट में, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है और यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कि भाई साहब जो काउंसलिंग नीट की होने वाली थी उसको 4 वीक के लिए हम लोग जो है पोस्टपोन करते हैं, अभी कोई काउंसलिंग नहीं करेंगे, हम लोग एक जो है कंसिडर्ड डिसीजन करेंगे और रिविजिट करेंगे क्राइटेरिया को, वही वाला क्राइटेरिया 8 लाख वाला, मतलब विचारणीय निर्णय और मानदंड जो आपका है उसके क्राइटेरिया जो है उस पर रिविजिट किया जाएगा। और ये हम बताने की भी कोशिश करेंगे कि जो हमने रिजर्वेशन के टर्म्स रखे थे आपके प्रोविजन जो कि आर्टिकल 15 को एक्सप्लेन करते हैं,
103 के अंतर्गत जो डाला गया था उसको भी हम बताएंगे कि EWS को रखने का हमारा क्या वो था, तर्क था पीछे। ठीक, तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन थे? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अच्छा बताइए, सॉलिसिटर जनरल जो है क्या संवैधानिक निकाय है या फिर वैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर जो है स्टैट्यूटरी बॉडी, या क्या चीज़ है? ठीक, तो ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। 4 वीक के लिए इन्होंने कह दिया कि अभी हमें इसमें 4 हफ्ते लगेंगे, तो नीट की काउंसलिंग भी हम नहीं करेंगे। ठीक, और जो सबमिशन जो है कोर्ट ने इनको बोला कि भैया तर्क तो बताओ, लॉजिक तो बताओ, स्टडी तो करो कि भैया ये जो एग्जैक्ट फिगर तुम लाए इतनी जल्दी 8 लाख की एनुअल इनकम लिमिट की, ये कैसे लाए? ठीक, तो ये चीज़ है। चलिए यहाँ पे एक थोड़ा वैल्यू एडिशन कर लेते हैं हम लोग। 103 वाला अमेंडमेंट तो आप लोगों ने पढ़ लिया, EWS से संबंधित है। ठीक, 100 कॉस किन से संबंधित था? ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसे डायरेक्टली पूछ ले, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर। 100 था आपका बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एनक्लेव्स का जो है एक्सचेंज हुआ था उससे संबंधित था। 101 जो था GST संबंधित था। 102 जो था आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। 103 EWS हो गया, और 104 जो है आपका SC ST का रिजर्वेशन 10 साल और बढ़ाने के लिए था। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल बताइए, 334 है या 335 है? ठीक, और साथ ही साथ जो आंग्ल भारतीय थे यानी कि एंग्लो इंडियंस, उनका जो रिजर्वेशन है वो चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो, वहाँ दोनों से कट कर दिया गया है। ठीक, ये जो रिजर्वेशन SC ST का बढ़ाया गया, ये पार्लियामेंट में भी और जो राज्य की विधायिका है उसमें भी जो है बढ़ाया गया है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये थोड़ा वैल्यू एडिशन था। साथ ही साथ उन्होंने यही बोला कि हम काउंसलिंग 4 वीक के लिए जो है आगे बढ़ा देते हैं, डिफर कर दे रहे हैं। 8 लाख की जो एनुअली हमने निकाली है वो कैसे रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उस पर हम फिर बताएंगे, ये गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक, ये समझ में आ गई पूरी चीज़। पॉलिटी संबंधित है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछा सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है GS पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित अल्बेट्रॉस। ठीक, काफ़ी ज़्यादा देखिए, अल्बेट्रॉस एक चिड़िया होती है और एक स्टडी अभी हुई रॉयल सोसाइटी बी के द्वारा। इन्होंने बताया कि पर्यावरण की जो स्थिति है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इन सब की वजह से तो जो उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, एल्बेट्रॉस के रिलेशनशिप पे, वो जो है काफ़ी उनको जो है अलग कर दे रहा है। ठीक है ना, मतलब आप समझो कि एल्बेट्रॉस जो है वो आपका मोनोगेमस यानी कि एकांगी संबंध रखने वाली जो है चिड़िया है, ऐसे समझ लेते हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हमारा सिर्फ एक पार्टनर होगा, इसी को मोनोगेमस करते, मतलब एक जोड़ा बना तो वही जोड़ा हमेशा रहेगा टिल डेथ। ठीक है, तो हालांकि आज के टाइम पे आपको पता है क्या हो रहा है। खैर, तो ये चीज़ें अल्बेट्रॉस में थी, लेकिन अभी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी वजह से इनकी जो है प्रभाव पड़ा इनकी लॉन्जिविटी और रिलेशनशिप पे। जो रिलेशनशिप पहले पूरे जो है जीने मरने की कस्में खाता था, अब वो जो है वहाँ पे काफ़ी दरारें पड़ जाती हैं। दरारें इसलिए पड़ जाती, मतलब ये है कि डाइवोर्स टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, ब्रेकअप टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। जो अल्बेट्रॉस चिड़िया हैं वो अलग हो जाते हैं, पूरे जो है जीवन काल तक उनका ये अब नहीं चलता है चीज़। ये जो पर्यावरण में चीज़ें, अभी जो पर्यावरण हो गया उसके हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक, इस स्टडी में ऐसा बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक, आपका ब्लैक ब्रो वाली जो मतलब आईब्रोज होती है ना, भौवें, तो ब्लैक ब्रो वाली जो एल्बेट्रॉस है साउथ अटलांटिक में, उसमें देखा गया है कि अब उनका जो लॉन्ग टर्म मोनोगेमस एकांगी संबंध है वो अब लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, डिवोर्स हो जाता है। मतलब कि ब्रीडिंग अगर फेलियर हो गया तो जो फीमेल है वो छोड़ के चली जाती है मेल को, और जो है अपने नए पार्टनर्स को ढूंढ लेती है, और जहाँ पे हायर ब्रीडिंग के सक्सेस हो। तो अब देख लो भैया क्या चल रहा है। ठीक, तो इसलिए पढ़ाई में ध्यान दो, इन सब चक्करों में मत पढ़ो। उसके बाद जो है लॉन्ग लिव्ड जो मोनोगेमस था, अब ये चेंज होके जो डिवोर्स वाली चीज़ें ये हो रही हैं, ये एक तरीके की एडाप्टिव स्ट्रेटजी है, ताकि जो उनकी जनसंख्या है, ताकि जो ये प्रजाति है वो बची रहे, समझ रहे हो ना। तो एक अनुकूली रणनीति आप जो है, अगर मान लीजिए एडाप्टिव में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन भी, ये वाला जो है फैक्ट आप लिख सकते हो वहाँ पर। लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक डेटा सेट ये कहता है कि जो ब्लैक ब्रो वाली एल्बेट्रॉस है, और कहाँ पर, फॉकलैंड आइलैंड में। फॉकलैंड अगर आप ये देखोगे ऐसे करके, जो साउथ अमेरिका है, ठीक, तो यहाँ पे चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, तो यहाँ पे कुछ आइलैंड है। ठीक, तो उसमें से एक आइलैंड है आपका फॉकलैंड आइलैंड है, एक शेटलैंड आइलैंड है, नाम सुनिएगा, शेटलैंड आइलैंड है, फॉकले आइलैंड है, एक ओकले आइलैंड करके है। ठीक, तो ये सारे आइलैंड जो हैं आपके किसकी जो है टेरिटरीज है, ब्रिटिश
ओवरसीज टेरिटरीज हैं, मैपिंग करो, ये सारी चीजें ध्यान में आएंगी। अर्जेंटीना से बड़ा विवाद रहता है कि भैया अर्जेंटीना कहता है कि नहीं हमारा है, ब्रिटिश कहता है कि नहीं हमारा है। ठीक है, अभी जो है इसके ऊपर स्वामित्व किसका है, वो ब्रिटिशर्स का है। और ये कई सारे यहाँ पर जो आइलैंड्स है उसमें से एक आइलैंड है जहाँ पे एल्बेट्रॉस पाई जाती है, फाकलैंड आइलैंड, वहाँ ब्लैक ब्रो वाली। तो ये यहाँ पर इसको बताया जा रहा है। ठीक, तो साउथ अटलांटिक पाई जाती है और जो है ये आपका नॉर्थ जो है पैसिफिक में ही पाई जाती है। ठीक, नॉर्थ पैसिफिक में वही सारी चीज़ें। लार्ज सी बर्ड है ये। ठीक, लार्ज सी बर्ड है फैमिली। ठीक, फैमिली डियोमेडाई के अंतर्गत आती है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ पाई जा रही, बस ये है। IUCN, ये 22 स्पेशीज होती हैं एल्बेट्रॉस की, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। 3 इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, 5 एंडेंजर्ड है, ये नियर थ्रेटेंड है, वनरेबल है। जो IUCN की रेड बुक आती है उसमें जो थ्रेट के लेवल्स हैं, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, ठीक है ना, लुप्त प्राय हो गया, या फिर संकटग्रस्त हो गया, या फिर प्रजातियां कमजोर हैं, वीक है, वनरेबल है, तो ये जो एक 9 कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, इनको आप लोग को जो है चाहे तो जो अगर टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हो तो आप वहाँ पे फ़ोटो खींच के बनाकर फिर लिख के भेज सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो एक होता है सबसे ऊपर तो भैया एक्सटिंक्ट इन द, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड होता है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। ठीक, फिर आपका जो है थ्रेटेंड होता है, फिर नियर थ्रेटेंड होता है। तो इन ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को ये पूरी कैटेगरी बतानी है। ठीक, सारी चीज़ें मैं ही बता दूंगा तो स्पून फीडिंग होगी। स्पून फीडिंग जो है आपको बहुत आगे तक नहीं ले आ सकती, सीधी सी बात है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। मैग्डालेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री थी, और उस थी मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एक गठबंधन सरकार बनाई ग्रीन पार्टी के साथ मिलके, ये सोशल डेमोक्रेट की हैं। और हुआ क्या कि इन्होंने फिर बजट निकाला और बजट में जो है ग्रीन पार्टी को अच्छा नहीं लगा, वो रेड हो गई, और मतलब उनको बुरा लगा और उन्होंने अपना जो है जो समर्थन था वो वापस ले लिया, और प्रधानमंत्री पद से फिर इनको मजबूरन जो है मैग्डालेना को जो है इस्तीफा देना पड़ गया। स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री थी। स्टेट पीसीआर में हो सकता है, पूछ सकता है, बाकी इन्होंने कहा है कि ठीक है हम आगे बनेंगे, और ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, GS पेपर 1 में सोशल इश्यूज से संबंधित एक, हाँ ये बड़ा खतरनाक यहाँ पर सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी चल रहा है ये वाला, कि डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित, यानी कि घरेलू हिंसा, ठीक है ना, पति पत्नी के बीच में जो है वॉयलेंस की बात हो रही है। ठीक, वॉयलेंस कई प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे वॉयलेंस सिर्फ ये नहीं है कि हाथ पैर से पिटाई कुटाई वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वॉयलेंस जो है मेंटल भी हो सकता है। ठीक है ना, मेंटल रिप्रेजेंट करना, देखिए मैन का भी हो सकता है और वीमेन का भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जो फोकस है वो है आपका कि वीमेन के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर अभी ये कहा गया है कि हालांकि गिरती प्रजनन दर, यानी कि महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह अब नहीं देखा जाता। ठीक, 10-10 बच्चे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि कई जगह हैं भी, लेकिन कई जगह और अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो है अब फॉलिंग फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। ठीक, इसको फर्टिलिटी रेट वैसे मत करना कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, वैसे मत समझना। यहाँ फर्टिलिटी रेट ये है कि हाँ जो है अब उनको इस तरीके से नहीं देखा जा रहा है कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। ठीक, तो ये चीज़ जो बिल्कुल साफ बात हो, साफ भाषा में, ठीक है ना, आसान भाषा में समझा रहा हूँ ये। और साथ ही साथ उनका बैंक अकाउंट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ये दर्शाते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, विमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है घरेलू हिंसा की तरफ, वो बड़ा अजीबोगरीब है। ठीक है, उसकी मतलब एक यहाँ पे देखा गया जो है लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंतर्गत ये देखा गया कि अभी सशक्तिकरण तो हुआ, लेकिन अभी डोमेस्टिक वायलेंस के अगर मामले में देखा जाए तो अभी भी बहुत दूर जाना है। 18 राज्यों में और जम्मू कश्मीर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब बताओ कि जो अगर पति जो है पीटता है, मारता है पत्नी को, तो ये जायज़ है क्या? आपकी राय क्या है? आपकी राय में क्या पति और का अपनी पत्नी को पीटना या मारना जायज़ है? अब ये क्वेश्चन सिर्फ पतियों से नहीं पूछा गया, ये पति जो है विमन से भी पूछा गया। और अब जवाब सुन लीजिए क्या है। ठीक, सर्वे में व्यूमन ने ये कहा तेलंगाना की 83.8 83.8% महिलाओं ने खुद कहा हाँ भैया जस्टिफाइड है, हमको हमारा पति मारता है, ठीक करता है। समझ रहे हो ये मतलब कैसी, मतलब उन्होंने ऐसा सोशलाइजेशन उनका हुआ है, समाजीकरण हुआ है कि उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हमको कूटे पीटे कोई दिक्कत नहीं, ये उसका अधिकार है।
तो ये मतलब देख रहे हो क्या चीज़ें हैं। इसी उसमें देखा जाए तो व्यूमन जो है, हिमाचल प्रदेश की व्यूमन खाली 14.8% ने ही सिर्फ ये कहा कि हाँ ठीक है, बाकी उन्हें मना कर दिया। वहीं अगर राय ये जब ली गई मेन से, तो कर्नाटका में जो है 81.9% ने कहा हाँ बिल्कुल हम तो पीटेंगे, हम तो मारेंगे, हम तो मेन है, हमारे पास तो ताकत ज्यादा है। लेकिन ताकत यहाँ पे बाजुओं की नहीं होती, ताकत होती है दिमाग की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की। ये चीज अभी नहीं समझ पा रहे हैं हम। अब देखिए, ये जो ये पुरुष प्रधान जो जो एक सोसाइटी है, समाज है, ये आज के टाइम पे नहीं चलता। आज का टाइम है सॉफ्टवेयर का, ठीक, कई सारी चीजों, सर्विस सेक्टर का। पहले जब जब पुराने जमाने में क्या होता था कि भैया एग्रीकल्चर होता था, ठीक, और बहुत ज्यादा जो है सिक्योरिटी नहीं रहती थी, तब जो है बाजुओं की ताकत होती थी, तब वो चीज थी। अब नहीं है वो चीज, लेकिन अभी भी वो मानसिकता जो है रगों में घूम रही है लोगों की, जो कि बहुत ही गलत है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे मेन ने भी जो है सबसे कम, हिमाचल प्रदेश में 14.2% ने कहा कि हाँ नहीं ठीक है, बाकी लोग ने मना किया कि नहीं बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, मारना ही नहीं चाहिए पति को, ठीक। और स्टेट में देखा गया जहां पर वीमेन, परसेंटेज ऑफ वीमेन को जस्टिफाई किया गया कि हाँ पीटना चाहिए, वो है आंध्र प्रदेश। देख रहे हो साउथ के, वैसे अगर आप देखा जाए तो लोग कहेंगे यूपी और बिहार में ज़्यादा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऊपर कर्नाटका था, उससे ऊपर कौन सा था ये, कर्नाटका से ऊपर तेलंगाना, ठीक, पढ़े लिखे राज्यों में ही बात हो रही है, ठीक, कि आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, मणिपुर में तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है जहां तक मुझे याद आ रहा है, मणिपुर या फिर मेघालय में, वहां पे औरतों को ज्यादा वो होता है। केरला में भी 52% लोग कह रहे हैं यार कि हाँ विमेन को मारना पीटना, अगर पीटता है पति तो ठीक है। मतलब रिडिकुलस, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे देखिए मेन जो है आपके हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में सबसे कम यहाँ पे परसेंटेज रहा, जो उन्होंने कहा कि हाँ जायज है, बाकी उन्हें मना किया। अकॉर्डिंग टू द सर्वे जो रीजन दिए गए, अब ये बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पर हर घर की कहानी है, लेकिन जो रीजन दिया गया कि क्यों मारते पीटते हैं पति अपने पत्नियों को, वो क्या है कि भैया हम ससुराल वालों का अनादर किया। अब जो कई सारी महिलाएं हमारा अगर वीडियो देख रही हैं, हाउसवाइफ है, जरूर कहेंगी, क्योंकि सास बहू की जो है टकरार चलती रहती है, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरे पापा मेरे मम्मी, ये सब चलता रहता है। लेकिन मारना पीटना यार, ये तो मतलब ये तो इनह्यूमन बिहेवियर है। तो शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू द इन लॉज, ये एक कारण है। दूसरा ये है कि अरे घर ढंग से नहीं देखती, बच्चों ढंग से नहीं देखती है, इसकी उपेक्षा करती, तो इस चक्कर में भी मार पिटाई करी जाती है, ठीक। सोशल इश्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन क्या आएगा जानते हो, ऐसे नहीं आएगा, समाजीकरण, जो मैंने वर्ड यूज किया ना, सोशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, इस ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए घुमा के, अभी आपने पढ़ा है तो आप इसको कनेक्ट कर लोगे, लेकिन मैं अगर इससे क्वेश्चन बनाऊं, या फिर किसी प्रोफेसर जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, वो क्वेश्चन इसको पढ़ के कैसे बनाएगा, यूपीएससी में बता रहा हूं कि बनाएगा, हाउ सोशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, या ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए, हाउ सोशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन इज रिस्ट्रिक्टिंग द ह्यूमन एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार से समाजीकरण महिलाओं का ऐसा किया जाता है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण में जो है अवरोध बन जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग को आज अटेम्प्ट भी करना, मैं दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, इकोनॉमी का जीएस पेपर 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समझिएगा, देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे कंट्री है, ठीक, इंडिया है, ठीक, तो उसने क्या कर रखा है कि क्रूड ऑयल, क्योंकि इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो कुछ ऑयल उन्होंने आपातकालीन स्थितियों में, या फिर किसी स्थिति में जब उनको ऑयल नहीं मिल पा रहा, तो कुछ अपने पास भंडार बनाए, ठीक, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए। इसको आप अगर वैसे देखो तो घर पे जैसे होता ना कि मान लीजिए आपके पास इनकम आ रही है, तो इनकम आते के आप कुछ सेव करते चले गए अपने पास, आपने जो है पैसा कुछ बचा के अपने पास रख लिया। अब इस पैसे को आपने कहा कि ये इमरजेंसी फंड है, तब मैं इसका यूज करूंगा या उपयोग करूंगा या करूंगी जब मेरे पास इनकम नहीं आ रही होगी, या फिर किसी और कारणवश, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंट्री भी ऑयल, एक, क्योंकि ऑयल जो होता है वो कंट्री की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी काम आता है, पूरी अर्थव्यवस्था नहीं तो रुक जाएगी, तो स्ट्रेटेजिक भंडार बना रखे हैं, ठीक। यहाँ पे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से जो भंडार बनाए हैं, उसमें से भारत ने अभी 5 मिलियन बैरल जो है क्रूड ऑयल जो है वहां से रिलीज किया है, यूज करने की बात कही है। ये क्यों किया गया है? देखिए ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल जो होती हैं आपकी
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक, ओपेक। ये मतलब क्या है कि ऐसी कंट्रीज जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, उनका एक संगठन है। और ये प्लस जो जुड़ा हुआ ना छोटा सा, ये प्लस ये है कि इसमें पहले कुछ कंट्रीज थी 13, उसमें फिर 10 कंट्री और जुड़ गई, तो टोटल कितनी 23 कंट्रीज हो चुकी हैं। ये एक तरीके का प्रोड्यूसर्स का कार्टेल है, मतलब जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं कंट्रीज, उनका कार्टेल है। कार्टेल को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आप सब्जी मंडी में गए तो वहां पे उन्होंने कह दिया ऐसा है, कोई भी 50 रुपए से कम प्याज नहीं बेचेगा, ठीक, उसके ऊपर कोई जितना जो है लूट पाओ लूटो, 50 से नीचे कोई नहीं बेचेगा। ये कार्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल है। वैसे यहाँ पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास जो है कैपेसिटी है कि हम ऑयल को प्रोड्यूस कर सके, लेकिन फिर भी हम उसकी सप्लाई को कम रखेंगे डिमांड से, ठीक, जानबूझकर, ताकि ऑयल का प्राइस बढ़ा रहे। कौन सा समझ में आया? ठीक, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ा रहेगा। वही चीज यहां पे कर रहा था ओपेक प्लस जो है, ये संगठन जो है प्रोड्यूसर का जो कार्टेल है वो कर रहा था। तो यूएसए ने जो है यहां पर चैलेंज किया है ओपेक प्लस प्रोड्यूसर कार्टेल को कि भैया ये आउटपुट जो तुम अपना कम कर रहे हो ना, सप्लाई को कम करो, ये मत करो, ठीक। और इसने फिर साथ ही साथ जो है अकेले नहीं कहा है कि हम नहीं, अकेले नहीं, इसने किस और कौन कौन लोग हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, इंडिया ने भी फॉलो किया है, ठीक। यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड चैलेंज दे रहे हैं ओपेक कंट्रीज को। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी इसी तरीके से समांतर और परामर्श से जो है काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, पैरेलल में, कंसल्टेशन में, कि हम लोग जो है ओपेक कंट्री से आप नहीं ले रहे, अगर ये लोग इस तरीके से आउटपुट को कम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से जो बहुत बड़े भाई इंडिया, चाइना, जापान अगर कर दे भैया, डिमांड तो इन्हीं से है, तो जो है इन लोग का सप्लाई फिर इनको बढ़ानी पड़ेगी, तो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे इंडिया ने 5 मिलियन बैरल अपने ऑयल रिजर्व से निकाले हैं। और ये ऑयल, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है, वैसे पहली बार अगर इसको देखा जाए तो एक जियो पॉलिटिकल टूल की तरह, भू राजनीतिक उपकरण की तरह यूज में लाया जा रहा है। यूएसए, चाइना, जापान ने साथ में मिलकर काम करेंगे, ये चीज तो आपने पढ़ ली, तो मैंने आपको बता दी। ये देश सामरिक भंडार से तेल क्यों ले रहे हैं, मतलब क्यों भंडार से जो है तेल को क्यों रिलीज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भैया वही जो चीज़ है मैंने आपको बताया, 13 कंट्री पहले थी, बाद में 10 कंट्री और जुड़ गई रशिया को जोड़ते हुए, मतलब रशिया को अगर 2016 में देखा जाए, रशिया भी जुड़ा, 23 कंट्री ने मिलकर कार्टेल बनाया। और ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सप्लाई डिमांड से कम रहे, तेल के प्राइस बढ़े रहें। अब जो विकासशील देश हैं जैसे इंडिया, चाइना भी विकासशील देश ही है, अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो वो सब कह रहे हैं कि देखो यार, तुम क्रूड ऑयल के प्राइस ज़्यादा रखोगे तो कोविड महामारी के बाद पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी है उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, निगेटिवली प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मत करो, ठीक, हमें मजबूर मत करो। अब देखो, हो सकता है ओपेक वाले ये भी कहें कि भैया हाँ यूज़ करो, तुम देखते हैं कितने दिन तक तुम अपना भंडार यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर यूएसए के पास तो शेल गैस है, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था पीछे, वो तो वहाँ पे वो सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन इंडिया क्या करेगा? तो ठीक है, अभी यूएसए ने कहा है तो भाई साथ में चल रहे हैं, लेकिन देखा जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है। और जो इंडिया का जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। इंडिया के पास टोटल अगर फर्स्ट स्टेज में देखा जाए तो जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो कितने हैं टोटल? अच्छा, ये कहाँ बनाए गए हैं? जो रॉक, जो पत्थर, जो पहाड़ियाँ हैं, उसकी जो गुफाएं हैं उसके अंदर तेल को रखा गया है, ताकि जो है पत्थर, क्यों? ताकि इससे रिसाव ना हो, जो ग्राउंड वाटर जो है दूषित ना हो, ये सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे सेफ रहे। तो अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न जो है इसमें भूमिगत रॉक गुफाओं के में रखा गया 3 जगहों पर। एक जगह है विशाखापट्टनम, ठीक, आपका आंध्र प्रदेश में, और जो है आपका मैंगलोर और पदूर, ये आपकी कर्नाटका में। यहाँ पर टोटल मिला के देखा जाए तो 5.33 मिलियन मेट्रिक टन रखा गया है, जो कि 38 मिलियन बैरल के बराबर होता है। अभी भारत ने कितना यूज़ किया है? 5 मिलियन बैरल निकाले हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात है, अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके, ठीक। और यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक है, इसने भी जो है पहले ये ओपेक कंट्रीज़ ने एक बार जब 1990 के आसपास जो है कुछ इसी तरीके, या फिर 70 के आसपास जब कभी बवाल काटा था, तो उसके खिलाफ ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई गई थी। इसने रिकमेंड किया है कि सभी कंट्रीज को अपने पास ऑयल का स्टॉक कम से कम 90 दिन के इंपोर्ट का रखना चाहिए।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये एक रिकमेंडेशन दी है। ठीक, अब ये बताइए कि क्या इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का? अगर है तो बताइए, नहीं है तब भी बताइए, कमेंट जरूर करिए। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 से स्वदेश। स्वदेश जो है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है, इन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जिसका नाम रखा है स्वदेश। अब आपको स्वदेश से ये याद रखना है कि एक तो ये किसका है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, और डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो है प्रोजेक्ट है, और ये ब्रेन रिसर्च से संबंधित है, इतना ध्यान रखना बस। स्वदेश ब्रेन रिसर्च स्वदेश। ठीक, तो ऐसे कुछ कुछ बना सकते हो यार, अजीब सा थोड़ा सा कि स्वदेश जाके लोग का दिमाग खराब जाता है, तो ब्रेन रिसर्च के हिसाब से है। ठीक, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, बस कि ये आपको याद रहे, ये इसलिए है एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव है जिसमें कि क्या करेंगे भैया, आपके ब्रेन की इमेजिंग निकाल लेंगे, ब्रेन का केमिकल क्या है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। ब्रेन की साइकोलॉजिकली डेटा निकाला जाएगा, कैसा सोचता है क्या है, उसका डेटा निकाल के उसका विश्लेषण किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें रिसर्चर्स को डेटा दिया जाएगा ताकि वो ब्रेन के जो विकार हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको जो है सही कर सकें। समझ में आ गई बात। स्वदेश जो है पहला लार्ज स्केल मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है जो कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, और ये बिग डेटा मतलब ये डेटा न्यूरो इमेजिंग केमिकल और ये सारा डेटा निकाल कर इसके बारे में, और फिर उसका जो है एनालिसिस विश्लेषण किया जाएगा और डिसीजन लिए जाएंगे ताकि जो विकार हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ है, ठीक है, आपका सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो? सिजोफ्रेनिया ऐसा कुछ देख लेना कि जो है नहीं लेकिन आपको लग रहा है आपके पास है। ठीक, आप मतलब जैसे आपको आपका अरे भूत दिख रहा है हमको, है तो सिजोफ्रेनिया किसी और से बात है, कहीं भी पहुंच गए, फिर आपने वहां जाके आपको एकदम से होश में है तो आपने देखा मैं यहाँ कैसे पहुंचा। बाइपोलर डिसऑर्डर है, कभी एकदम खुश हो गए, कभी एकदम पीटने लगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑटिज्म हो गया, एपिलेप्सी, अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया था नेशनल एपिलेप्सी डे, मिर्गी जिसे कहते हैं। ठीक, ऑटिज्म जो बच्चों में पाया जाता है कि जो है एज के साथ में उनके दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होता है। और कोविड-19 के बाद भी कई बार देखा है कि कई लोग जो है डिप्रेशन में आ गए, ठीक है ना, तो उन सबको जो है यहाँ पर इस स्वदेश जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत डेटा वेटा निकाल कर 6 मॉड्यूल जो है उसके अंतर्गत लाके और जो है उसके ऊपर विश्लेषण करके डिसीजन लिए जाएंगे। अब जब ये डेटा निकल रहा है भैया तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, तो जावा का सॉफ्टवेयर एक होता है, आप लोग को पता होगा, पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, तो इन सब का उपयोग किया जाएगा क्वालिटी डेटा और उसका विश्लेषण करते हुए बढ़िया से विकारों को सही करने की जो है सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर एक इकलौता संस्थान है भारत में जो कि न्यूरो साइंस रिसर्च और एजुकेशन से संबंधित है, लेकिन ये कहाँ लोकेटेड है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक बनाया गया है, जीवाणु रोधी कपड़ा। ठीक, कपड़ा कैसा है ये देखिए, ये जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं एमएसएमई के, ये देखिए कपड़ा कितना साफ स्वच्छ है। मैंने इसको पहले क्यों दिखाया अभी बताऊंगा। और ये एक पेंट है, प्राकृतिक पेंट, और ये कपड़ा है, ये प्लास्टिक को जोड़ के कुछ इसको बनाया गया है, और जो ये पेंट है ये गाय के गोबर से बनाया गया है। मैंने डब्बा इसलिए पहले आप लोग को, और ये पेंट इसलिए, ये कपड़ा पहले इसलिए दिखा दिया ताकि आप लोग को ऐसा लगे कि ये ब्राउन रंग का होगा या उस तरीके का हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है और एंटी बैक्टीरियल है। ठीक, जीवाणु रोधी है और इसमें बदबू नहीं आती है। ठीक है, अच्छी मतलब बनाया गया। अच्छा, ये एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया यूनिक एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक। इसको डेवलप किसने किया है? जो कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट है जयपुर, ठीक, उसने इसको डेवलप किया है आपका एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक को। ठीक, ये जयपुर का इंस्टीट्यूट जो है ये किसके अंतर्गत आता है? KVIC, इसके बारे में जरूर पढ़िए, अबाउट अस में जाके वेबसाइट पे जरूर देखिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत जो आता है ये, इसके अंतर्गत ही आपका जो है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर जो है वो उसने इसको डेवलप किया है फैब्रिक को। एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक जो है काउ जो है आपका एजेंट, ये काउ डंग से जो है इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने की जो है इसमें रखी गई ये चीज़। और ये फैब्रिक जो है काफ़ी इनोवेटिव है, और मतलब मुझे लगता है कि, या फिर जो इन्होंने मिनिस्टर ने बोला है कि हॉस्पिटल और जहाँ पर लोग ज़्यादा जीवाणु और इन सब के घेरे रहते हैं वहाँ पर ये लोग इस कपड़े को पहनेंगे तो ज़्यादा जो है प्रभावशाली रहेगा।
ये इसके साथ ही साथ जो है इन्होंने एक इनोवेटिव खादी प्राकृतिक पेंट भी बनाया है, ठीक, गोबर से, ताकि और जो है ये यूनिक प्लास्टिक मिक्स्ड जो हैंडमेड पेपर भी बनाया है इसी जयपुर वाले इंस्टीट्यूट ने, कुमारप्पा ने। और ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये ग्रामीण में रोजगार और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है और ये काफ़ी इको फ्रेंडली भी होने वाला है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और जो मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में ये वाले जो है खादी प्राकृतिक पेंट है, क्योंकि गोबर तो हर जगह ही है, तो वो इसको बढ़ावा दिया जाए ताकि जो है ग्रामीण रोजगार, अच्छी पहल है और इसका उपयोग भी बढ़िया से किया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटल और ग्रामीण रोजगार सभी के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। बढ़िया। अगला जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 का डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू से है। दक्षिण शक्ति, मैंने आप लोगों से बताया कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बट ये मिलिट्री एक्सरसाइज भारत के अंदर की है, मतलब कि किसी और कंट्री के साथ में हम ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। दक्षिण शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर। कौन कौन भाई साहब, जब सारे ही हैं इसमें। देखो, थल सेना, आर्मी, ठीक, वायुसेना, इसके अलावा आपकी नौसेना, वायुसेना, तट रक्षक बल यानी कि कोस्टल गार्ड, बीएसएफ, साथ ही साथ जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस और खुफिया ऑपरेशन वाले जो इंटेलिजेंस वाले हैं, वो सब लोग इसमें जो इन्वॉल्व थे। दक्षिण शक्ति जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये अभी जैसलमेर में हुई 20 नवंबर से 26 नवंबर तक। इसमें जो है आर्मी के T-72, T-90 और विजयंत टैंक का यूज़ किया गया। इंडियन एयरफोर्स की ध्रुव और रुद्धा जो हेलीकॉप्टर उसका यूज़ किया गया और साथ ही साथ जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट का भी यूज़ किया गया, ठीक। और जो ड्रिल था, अब इसमें देखो ज़्यादातर तो आर्मी और एयरफोर्स की बात हो रही है। तो जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे बॉर्डर मूवी की याद आ गई, जिसमें एक डायलॉग था ना, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, जो सनी देओल जी बोलते हैं। तो बॉर्डर मूवी में अगर आप लोग याद हो तो उसमें आर्मी जो है फंसी होती है बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तानियों को पीट रही होती है, लेकिन आर्मी को सपोर्ट चाहिए होता है एयरफोर्स का, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सूरज की पहली किरण से पहले हम लोग नहीं आ सकते, ठीक, तो हम लोग को ये आदेश है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझो कि समन्वय नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। जब आर्मी को ज़रूरत है कि भैया आसमान से उसको जो है बैकअप मिले, तब वो नहीं दे पा रहे हैं, वो सुबह देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दिखाते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, और उसी कोऑर्डिनेशन को जो है बढ़ावा, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने के लिए ही ये वाली ड्रिल कराई जा रही है, ताकि देखिए लिखा हुआ बेस्ट कोऑर्डिनेशन हो सके अमंग द विंग्स ऑफ आर्म फोर्सेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का उपयोग करते हुए हम जो है समन्वय बढ़िया बैठा सकते हैं और जो है दुश्मन को नाकाम कर सकते हैं उसके जो है खराब इरादों पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल स्पेस, मतलब हम लोग वहाँ पे लोकेशन नेविगेशन उसमें भी यूज़ करेंगे सशस्त्र पर लोग। तो ये बॉर्डर मूवी का मैंने आप लोग को इसलिए बताया कि ताकि आप लोग को आसानी समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ भी जाए कि भैया ये दक्षिण शक्ति वाले में सर ने ये अला दिया था और एक डायलॉग भी सुनाया था, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसका मतलब समझ में आया? किसी को समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करना क्या कहना चाह रहा है, ठीक। इसमें जो मैनूवरिंग है, जो पैतरेबाजी है, काफ़ी अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग, नेवी, एयरफोर्स, सभी लोग इसमें देखो भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ एआई भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी है। तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है यार, गुड, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी और इकोनॉमी संबंधित, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, पहली बार भारत में नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर किया है। और जो ये प्रिपेयर किया है ये उसी तरीके से प्रिपेयर किया है जैसे कि जो ग्लोबल लेवल पे जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलकर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं। उसी क्रियाविधि पे, उसी मेथोडोलॉजी पर भी मतलब जो है आपका नीति आयोग ने पहली बार भारत के अंदर जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकाली है,
ठीक, भारत के अंदर निकालनी तो मतलब स्टेट्स की रैंकिंग दी जाएगी। ठीक, और स्टेट्स की रैंकिंग दी गई तो देखिए लिखा तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, नोट्स कैसे बनाए ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टेट्स जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन किस स्टेट में है? बिहार में, फिर झारखंड में, फिर आपका यूपी में। यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने बताया ना वैसे ही मैंने यहाँ पे ये नोट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पूरा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स की बात करी गई, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का भी देखेंगे। और सबसे कम सबसे ज़्यादा 51%, करीबन 52% जो है जनता बिहार की गरीब है, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी रूप से गरीब है। झारखंड, यूपी, ठीक, एमपी की जो तैयारी कर रहे हैं वो 4th नंबर पे है, मेघालय 32। सबसे कम गरीब लोग जो है मल्टी डायमेंशनल गरीब लोग कौन है, कहाँ पर है? केरला में, गोवा में, सिक्किम में, तमिलनाडु, पंजाब। ठीक, वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा, अब देखो यहाँ पे क्योंकि डेटा जो लिया गया है वो लिया गया है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का, तब जो है दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, अब इनको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था कितने यूनियन टेरिटरीज इस समय है? 8 है। ठीक है, और नए जो 2 बनाए गए यूनियन टेरिटरी कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो उनको यहाँ पे जो डेटा क्योंकि पुराना है 2015-16 का, तो अलग अलग दिखाया गया। तो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन पुअर है यूनियन टेरिटरी की वो है दादर नगर हवेली की, फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की है, और फिर ये दमन एंड दीव की है, फिर चंडीगढ़ में हाईएस्ट पॉपुलेशन जो पुअर है। लोवेस्ट जो है पुदुचेरी में है, और फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आपका दिल्ली में। पुदुचेरी जो है अगर भारत के अगर आप निचले पेनिनसुला इंडिया में देखोगे तो ये 4 जगहों पर है। ठीक, उनका नाम आप लोग बता सकते हो, एक तो आपका चेन्नई के पास में हो गया, फिर पुदुचेरी खुद भी हो गया, एक कराईकल हो गया, एक माहे हो गया। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ? यनम, ठीक, यनम होता है, सॉरी। तो वो कहाँ कहाँ पर है जरा बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। यूनियन टेरिटरी हमने देख लिया और पॉपुलेशन स्टेट वाली भी देख ली पुअर। अच्छा, यहाँ पे एक डेटा इन्होंने और निकाला कि कितने ज़्यादा लोग कुपोषित हैं, मालनरिज्ड है, तो उसमें भी हाईएस्ट बिहारी है, फिर उसके बाद झारखंड है, फिर एमपी है। ठीक है ना, यहाँ मालनरिज्ड में एमपी है, वहाँ अगर उसमें पॉवर्टी में देखते तो यूपी था, और ये एक्सचेंज हो गया दोनों के बीच में। एमपी जो है मालनरिज्ड 3रे नंबर पे, यूपी मालनरिज्ड 4थे नंबर पे, फिर छत्तीसगढ़ है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको रटना पड़ेगा, ये वाली चीज़ें आपको जो है नोट बना के जरूर रखनी चाहिए, जिस तरीके से मैंने बनाया वैसे। मेट्रोलॉजी यहाँ पे सेम है जो OPHI, ये भी ध्यान रखना, OPHI और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। UNDP जो है आपका HDI भी निकालता है। HDI के क्या 3 संकेतक होते हैं वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। MPI जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके भी 3 इक्वली वेटेड यानी 33 के करीबन जो है डायमेंशंस होते हैं। एक होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा, और तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक, और इन तीनों के अंतर्गत जो है 12 इंडिकेटर्स होते हैं, संकेतक होते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका न्यूट्रिशन, पोषण, स्कूल में उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, कितने साल स्कूल पढ़े हो भाई, पेयजल, स्वच्छता, हाइजीन, आवास, आपका जो है आवास हो गया, हाउसिंग हो गया, बैंक खाते, इस तरीके के 12 संकेतकों पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक, डेटा याद रखना किस जो संकेतक हैं वो UPSC ज़्यादा ध्यान देगा। स्टेट PC एग्जामिनेशन में रैंकिंग पूछ सकता है, 2री, 3री, 4थी तक भी याद रखना। अपने स्टेट जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी भी जरूर से याद रखना। ठीक, नीति आयोग ने पहली बार भारत में बनाया, इसको निकाला है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर, GS पेपर 1 से। घरे बेरे, ठीक, घरे बेरे इसका मतलब होता है घर और दुनिया में। घरे बेरे बंगाली वर्ड है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। पॉपुलर म्यूजियम प्रदर्शनी जो कोलकाता में थी, घरे बेरे, वो जो कि शोकेश करती थी 200 साल बंगाल की आर्ट और ये हाउसिंग जैसे क्या जो सब चीज़ें थी, ये प्रदर्शनी थी। 200 सालों का जो है आर्ट जो है बंगाल में जो हुई है उसको शो करता था। इसको प्रदर्शनी को चलाया जा रहा था 2 साल से, DAG म्यूजियम इसको चला रहा था। ये एक निजी संस्था है, जो है इकाई है, संस्था है। ठीक, ये चला रहा था आपका किसके साथ में मिलकर? अब इसको ऐसा तो नहीं है, म्यूजियम है यार, तो मतलब इसको ऐसा तो नहीं है कि सरकार का बिल्कुल उसमें कोई भी फ्री हैंड दे देंगे प्राइवेट को। तो सरकार की तरफ से ये सहयोग किसके मतलब कोलैबोरेट किसके साथ कर रहा था? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इन दोनों के साथ में मिलकर DAG संग्रहालय ये वाली प्रदर्शनी चला रहा था 2 सालों से। अब इसको बंद किया जा रहा है।
घरे बेरे कोलकाता में है, ये ध्यान रखना। काफ़ी चीज़ें याद हो गई, ठीक। तो ये दोनों ही संस्थाएं जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये दोनों ही संस्थाएं संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो 2 साल के बाद अब इसको समाप्त किया जा रहा है और इसको जो है फिर से रिन्यू नहीं किया गया कि आगे म्यूजियम एग्जीबिशन चलाने के लिए मतलब मना कर दिया गया, ठीक। आपका 11 जनवरी 2020 से चालू किया गया था, बिल्डिंग को रिनोवेट किया गया था। करेंसी बिल्डिंग वहाँ पर एक है जो कि 1833 बनी थी और 1996 में बिल्कुल ढह गई थी, उसको फिर से रिनोवेट करके चलाई गई थी यहाँ पे प्रदर्शनी। और ये आपका बीवीडी बाग जो है, दलहौजी स्क्वायर भी बोला जाता है, वहाँ पे स्थित है। घरे बैरे का मतलब होता है होम एंड द वर्ल्ड। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है, आइकॉनिक उनका एक नॉवेल था, उपन्यास था, उसके टाइटल से इसको रखा गया था, नाम रखा गया था। और इसी टाइटल पे घरे बेरे के नाम से ही सत्यजीत रे जो कि एक फिल्मकार थे, उन्होंने अपनी एक फिल्म भी बनाई थी। खैर, हम लोग की जो इंटरलिंकिंग की आदत है, जिससे कि हम पूरा सिलेबस जो है लिंक करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो डलहौजी स्क्वायर से हम लोग निकाला कि गवर्नर, स्पेक्ट्रम की बुक आप खोलोगे तो गवर्नर्स की उसमें लिस्ट दे रखी है, उसमें डलहौजी वाला जो है पोर्शन, गवर्नर जो थे उनके बारे में आप लोग को होमवर्क है, पढ़ना है, ठीक। ये चीज़ें वो कर लीजिएगा। आखिरी में आज के मेगा संडे के करंट अफेयर में आखिरी बट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक आपका हो तो हो सकता है, वो ये है ओमिक्रॉन संस्करण। इसमें मैंने देखिए एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन काफ़ी चीज़ें बताई हैं, जैसे ये देखिए, ये जो है वो तो है ही है, साथ ही साथ ये कुछ चीज़ें अलग से मैंने जोड़ी है। क्योंकि भाई साहब यूपीएससी क्या करता है, वो पूछेगा कि हाँ बताइए, जो आपका ये वैक्सीन है, कोरोना वायरस चल रहा है, ये सब नाम लोग गिनते रहे, और वो पूछ लेगा कि ये बताओ कि वैक्सीन वर्ड शब्द कहाँ से आया। तो इसीलिए बैकग्राउंड नॉलेज जरूर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा करता है। स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए तो आप बिल्कुल पूरा जो है पूरी तरीके से निर्भर हो सकते हैं हमारे करंट अफेयर पे। आराम से सारे इसमें से जो है फंसेंगे ही फंसेंगे, और आपको याद भी रहेंगे। वो मेरा तरीका है आपको पढ़ाने का। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका में देखा गया कि कोरोना के नए केसेस आए लगे, और उसको जब जो साउथ अफ्रीका की एक संस्था है जीनोमिक सर्विलांस इन साउथ अफ्रीका, नेटवर्क फॉर जीनोमिक सर्विलांस, तो उसने देखा कि जो नए कोरोना वायरस आ रहे हैं, तो उस कोरोना वायरस में जो उसका जीनोम का, जो उसका अनुवांशिक यानी कि जीन स्ट्रक्चर देखा गया चेक करके, तो ये पाया गया कि जो कोरोना है जिसमें स्पाइक से कांटे टाइप के निकले हुए हैं, ये काफ़ी म्यूटेटेड थे, यानी कि उत्परिवर्तित थे, ठीक। म्यूटेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो गया था, 30 से ज़्यादा। तो इसको इन्होंने कहा कि, और ये जो कोरोना वायरस का लीनियज एक वंश इसमें इन्होंने निकाला था B.1.1.1.529। तो उन्होंने कहा कि इस वाले में भैया म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। WHO ने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया। क्यों भैया, आपके साउथ अफ्रीका में तो निकल ही रहा था, ठीक। और वायरस क्या होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है, रेप्लिकेट करता है, तो ये तुरंत फैल भी सकता है, और काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा था। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में देखा गया, फिर बोट्सवाना में देखा गया, फिर भाई साहब एक जो है साउथ अफ्रीका से हांगकांग में लोग गए थे, एक व्यक्ति, वहाँ देखा गया। तो जो है तुरंत मीटिंग बुलाई गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वहाँ पर उन्होंने इसको देखा, परखा, जांचा, और फिर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, घबराइए नहीं, अभी बताऊंगा क्या होता है, चिंता के प्रकार के रूप में इसको जो है आपका B.1.1.529 जो है, सॉरी ये 2 बार ही होगा, तो इसको नाम दे दिया। एक तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया, उसको नाम दे दिया गया क्या, ओमिक्रॉन, ठीक। ऐसे ये ग्रीक जो है लैंग्वेज से ये वर्ड लिए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, ये सारे जो है। अब ये वाला मैं पिक्चर दिखाऊंगा कि पहले से कौन कौन से वेरिएंट ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट हैं, ठीक। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको बताया गया है, और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, भी बताऊंगा। ओमिक्रॉन नाम दिया गया, हालांकि ये पहले बोला था कि न्यू नाम शायद दिया जाएगा, लेकिन न्यू नाम नहीं दिया गया है, ध्यान से सुनिए, न्यू नाम नहीं दिया गया है। अपडेटेड रहिए, पुराना मत देखिए, ठीक ना। कई लोगों ने बता दिया अरे न्यू नाम नहीं, ओमिक्रॉन नाम है, ठीक। साउथ अफ्रीका में देखा गया। अच्छा, एक साउथ अफ्रीका में ही ये वाला वायरस आया, इससे पहले साउथ अफ्रीका में बीटा वायरस आया था, जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न था शायद। तो ये ऐसा क्यों वहाँ पे आया, देखिए ऐसा है कि HIV और एड्स से जो पीड़ित लोग होते हैं, ये दोनों ही वर्जन, ये कहा जा रहा है कि HIV एड्स से पीड़ित जो पेशेंट थे उनसे ही निकला है ये, वहाँ पे जो है कोरोना वायरस ने अपने आप को म्यूटेट किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि एड्स और HIV जो वायरस से जो पीड़ित लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी
जो है आपकी वो बहुत ही कमज़ोर होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमज़ोर होती है, तो ये वायरस वहाँ पे जाके आसानी से बैठ भी जाता है और अपने आप को जो है उत्परिवर्तित भी कर लेता है, म्यूटेट भी कर लेता है। ठीक, तो इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट है कि एचआईवी और एड्स को भी हमें जो है इसको भी रोकना, इसको भी जो है प्रिवेंट करने की ज़रूरी है। जो सारे मेजर्स हैं आपको पता है वो आप देख सकते हैं। भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पे देख रेख रखता है और ये काम करता है 90-90-90 स्ट्रेटजी पे। ठीक, 90-90-90 स्ट्रेटजी काम करता है। अगर मान लीजिए ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 90-90-90 स्ट्रेटजी क्या होती है, तो एड्स को रोकने की जो है स्ट्रेटजी है। समझ में आया? कई सारी चीज़ें आपको बताता हूँ जोड़कर, ताकि आप लोग को एक के साथ में 5 चीज़ें भी याद रहें, वो पांचों चीज़ें याद रहें, ये आपका इंश्योर मैं करता हूँ। अर्ली इंडिकेशन यहाँ पर देखिए दिए गए थे कि वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा जो है संक्रमित हो सकता है, ट्रांसफ़र हो रहा है तेज़ी से, और जो कोविड की वैक्सीन अभी बनी हुई है वो हो सकता है कि इसके ऊपर प्रभावशाली ना हो। ठीक, और इसका जो मल्टीपल स्पाइक प्रोटीन जो होता है, जो मैंने आपको बताया, ये कांटे ही वो कांटे हैं जो कि आपके मानव कोशिकाओं में इसको घुसने में मदद करती हैं और फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। जो मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश के लिए जिम्मेदार है ये कांटे। ठीक है, इसकी वजह से इसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ गई है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है, ये वाला जो वेरिएंट था B.1.1.529, ये काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन हो चुका है इसके स्पाइक प्रोटीन में, और जो है प्रारंभिक विश्लेषण में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस भी है, संक्रामक भी है। ठीक, इसमें अनयूजुअल कॉन्स्टिलेशन और म्यूटेशन हुए 30 से ज़्यादा हो चुके हैं स्पाइक प्रोटीन में इसके म्यूटेशन। ठीक, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ ये गया, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, हांगकांग, बेल्जियम, इसराइल, डेनमार्क, कई जगह ये फैल रहा है काफ़ी तेज़ी से। ओमिक्रॉन नाम है। ठीक, चलिए अब थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं और अच्छे नोट पे आज का जो है मेगा संडे करंट अफेयर खत्म करेंगे। सार्स कोरोना वायरस किस टाइप का वायरस है? ठीक, ये आरएनए बेस्ड वायरस है, डीएनए बेस्ड नहीं है। आरएनए और डीएनए में फ़र्क क्या होता है? डीएनए में अगर आप देखो तो जो है डबल इसमें जो है वो बॉन्डिंग होती हैं, आपका ए से टी से और जी और सी की होती हैं। ये आपकी डीएनए का बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो इसमें क्या है, एडेनिन थाइमिन के साथ में और ग्वानिन साइटोकिन के साथ में ये बॉन्डिंग करते हैं। ए टी से ही करेगा और जी और सी से ही, मतलब ये दोनों आपस में करेंगे, ये दोनों आपस में करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि ए और सी से कर ले और जी और टी से कर ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इसकी एक कोडिंग होती है, अलग अलग बनते हैं। अब इस कोडिंग में जो है चेंज हो जाए, क्यों? क्योंकि जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है ये, तो डीएनए की जो है कॉपीज बनाता है। वो कॉपी जो है आरएनए बेस्ड वाले में जो है गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो एक प्रणाली होती है कि कॉपी बनाते हुए ये चेक करे कि भाई साहब सही से कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए में काफ़ी कमज़ोर होती है। तो इसलिए आरएनए बेस्ड जो वायरस होते हैं वो ज़्यादातर इसमें देखा गया कि उनमें म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि कॉपी बनाने की जो प्रणाली है उसको चेक करने वाली कि सही से कॉपी हुआ कि नहीं हुआ है, वो चेक नहीं हो पाता। आसान भाषा में समझ में आया? ठीक, वहीं आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक, और इसमें एडेनिन थाइमिन के और साइटोकिन की जगह जो है यूरेसिल होता है, यूरेसिल। ठीक है ना, यहाँ पर सी नहीं होता है ग्वानिन, और जो है आपका यूरेसिल होता है, साइटोकिन नहीं होता है। अब माफ करिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, किसमें? आरएनए में, भाई इतने ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन और साइटोकिन तो होता है, साथ ही साथ यूरेसिल होता है आरएनए में। तो ये जो है आरएनए बेस्ड जो है आपका कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 भी बुलाता है। अब इसमें म्यूटेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया आनुवांशिक। अब इस स्ट्रक्चर में जो ये बॉन्डिंग है ये चेंज हो जाएगी, तो क्या है कि प्रोटीन अलग अलग टाइप का बनाएगा, अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक, ये हमारे अंदर भी होता है सारे, हर जो लिविंग थिंग्स है उसमें जीनोम होता है आनुवांशिक रूप से, जीन्स अलग अलग होते हैं, उसमें डीएनए के हिसाब से जो अलग अलग कोडिंग होती है उसके हिसाब से ही प्रोटीन्स हमारे अंतर्गत बनते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो भाई साहब जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। अब वो म्यूटेशन कभी कभार ये भी देखा गया कि वैक्सीन से हो सकता है कि और वो कमज़ोर हो जाए, और कई कभार ये भी देखा गया कि वो और ज़्यादा जो है खतरनाक हो जाए, वैक्सीन जो अभी बनी हुई है उसको रोक ही ना पाए, क्योंकि वो भी तो अपने जीने की कोशिश कर रहा है ना। तो जो चीज़ उसको जहर मार रही है उससे ही जो है निपटने के लिए हो सकता है वो ऐसा चेंज करे अपनी आनुवंशिक स्ट्रक्चर में कि वो उससे जो है वो मतलब निष्क्रिय हो जाए, मतलब उसके ऊपर जो है इफेक्ट ना करे। ठीक, तो म्यूटेशन हो रहा है, ये म्यूटेशन के मैंने आप लोग को बता दिया क्या चीज़ है, जेनेटिकली चेंजेस हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये दो वर्डिंग यूज़ की जाती है WHO के द्वारा कि किसी जो है जो वेरिएंट म्यूटेशन के बाद आता है,
कोरोना का, तो उसको किसी को ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोल देता है, रुचि वाला ही है, और दूसरा जो है चिंता का वेरिएंट बोल देता है प्रकार। तो देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि कोई वेरिएंट म्यूटेशन हो रहा है, कोरोना वायरस में म्यूटेशन हुआ है, तो उसमें इंटरेस्ट की बात ये है कि हाँ भैया हम इसको पढ़ेंगे देखेंगे, हो सकता है कि ये आगे जाके हो जाए, तो मतलब ज़्यादा संक्रमित हो जाए, ज़्यादा जो है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी हम इसके ऊपर जो है इसको अध्ययन के लिए रखेंगे, प्रिडिक्शन है कि आगे हो सकता है। तो ये होगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि भैया ये तो सारी परिभाषाएं तो पूर्ण कर ही रहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, साथ ही साथ ये चीज प्रूव हो गई है कि ये ज़्यादा संक्रामक है, ज़्यादा तेजी से ट्रांसफ़र होता है, ज़्यादा तेजी से जो है लोग मतलब ये अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, और ये जो वैक्सीन हमारे पास बनी हुई है इनको जो है ये वैक्सीन इनके ऊपर असर भी नहीं कर रही हैं, इसलिए जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको बुलाएगा। दोनों में डिफरेंस में आ गया। ठीक, अब इंडिया के अगर आप देखा जाए तो इंडिया में एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो था वो था आपका डेल्टा, जो भी इससे पहले जो है काफ़ी ज़्यादा बोला जाता खतरनाक, और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था, कप्पा नाम से था। ठीक, इंडिया में इंसाकॉग में टेलीग्राम पे दिया भी था। इंसाकॉग वो संस्था है जो कि जीनोम्स, जो भी कोरोना वायरस आते हैं तो उनका जो है चेक करता है वायरस का कि क्या म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो म्यूटेशन के चेक करने के लिए कैसे चेक करेगा, जीनोम को सीक्वेंसिंग करके चेक करेगा कि भैया जो पहले कोडिंग हो रही थी वही सेम कोडिंग है कि इसमें कुछ उत्परिवर्तन हो गया है, म्यूटेशन हुआ है, तो वहां पे ये चेक करता है। ये क्या नाम है इसका, इंसाकॉग नाम है। टेलीग्राम मेरे चैनल पे इसको आज दिया भी था, समझ में आई चीज़ है। और कौन कौन से वेरिएंट है उसकी जो है पिक्चर मैं एक शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपका जो है नाम यही है, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। अगर आप लोग को करंट अफेयर मेरा पसंद आता है और जो एक तरीका है आपको याद कराने का, ट्रिक्स के साथ में, टिप्स के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में, और जो है इंटरलिंकिंग वाई जो है फैक्ट्स बेसिक सारी चीज़ें करा के अगर आप लोग पसंद आता है प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, क्योंकि मेरे इसलिए हम सब ही एक टीम है, ठीक है ना। हाँ, और हमारे जैसे ही लोग जो है काम करते हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं, हम लोग जो है उनके पास चूंकि टीम बड़ी है तो वो आप लोग जो है दे पा रहे हैं। मेरे पास तो आप लोग हो, आप ही मेरे जो है आप ही लोग मेरे जो है एम्बेसडर हो, आप ही लोग जो है हमारे टीम लीडर्स हो। ठीक, तो इसलिए जो है आप लोग के लिए ये एक कार्य है कि आप लोग एक मतलब एक पैशन होना चाहिए कि इस अपने चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, और यूट्यूब चैनल को बढ़ाएं। तो लाइक का बटन तोड़िए अगर पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करा के। चलिए, अच्छा ये एक चीज़ है कि करंट अफेयर हम लोग का सुबह 6 बजे आएगा ही आएगा, ये चीज़ जरूर लोग को बताइए और ज़रूर देखिए। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।